So we are going to start with the topic haloalkanes and haloarenes। अब ये टॉपिक हमारे 12th का फर्स्ट टॉपिक है वैसे, लेकिन अभी जब आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो आपको बहुत डिफरेंस लगेगा इस बात में कि मैं कैसे करा रहा हूं और आपकी बुक में कैसे दिया हुआ। फिजिकल में वो डिफरेंस कम होता था, ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा डिफरेंस लगेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको अभी एनसीईआरटी आप यूज कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जो है आपको मेरे लेक्चर पे जो है मेनली रिलाई करना होगा टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स फर्स्ट। मतलब हम सबसे पहले जो है फंडामेंटल्स को समझेंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज जिस चीज की मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं, we are going to talk about nucleophiles and nucleophilicity। आज के लेक्चर में जो है we will talk about nucleophiles and nucleophilicity। so न्यूक्लियोफाइल हमारी पहले से समझी हुई टर्म है, कोई नई टर्म नहीं है, सुना तो हमने उसको है, लेकिन आज हम उसको काफी इलेबोरेट करके पढ़ने वाले हैं। दैट इज द थिंग, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है ये एक रिएक्शन अटैकिंग स्पीसीज है, तो इसलिए जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म्स के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट ए न्यूक्लियोफाइल इज। सो न्यूक्लियोफाइल को हम डिफाइन करेंगे ठीक है, an electron rich species having at least one lone pair। जिसकी कार्बन को लोन पेयर देने की टेंडेंसी। ठीक है, इट कैन बी नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव। ठीक है, इट इज ऑलवेज ए लुईस बेस। अब यहां पर हम लोग जो है एक न्यूक्लियोफाइल को कई बार बेस की तरह भी कंफ्यूज कर देते। ठीक है, तो इसलिए जो है हमें
अभी शुरुआत में ये जानना है कि आखिर एक न्यूक्लियोफाइल और बेस में अंतर क्या है। तो बेस को भी डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, सो बेस it has the tendency to give lone pairs to H पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है H पॉजिटिव आयन को देने की जो टेंडेंसी है, ठीक है, वो जो है हम बेसिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो अभी भी जो है आप समझ लीजिए, दैट इज all the bases are nucleophiles, but all nucleophiles are not bases all the times। ठीक है, सो अब समझिए, अब मैं आपको एक रिएक्शन की हेल्प से जो है दोनों के बीच का अंतर समझा रहा हूं। आप देखिए, यहां पर आपको जो है बात समझ में आएगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। आप देखें, जब जो है हमारा NaOH है, मान लीजिए, जो कि OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव की फॉर्म में है, जब ये CH3Cl के साथ रिएक्ट करता है, सुन लीजिए, और ये CH3 पे अटैक करके Cl नेगेटिव को बाहर निकालता है, सो वी गेट CH3OH एंड प्लस NaCl। ठीक है, आप समझ जाइए। अभी इसका मैकेनिज्म मैं पूरे डिटेल में करने वाला हूं। इस टॉपिक में जो कंटिन्यू किया है वो मैकेनिज्म की बहुत ज्यादा बात होगी। आप सिर्फ ये समझ जाइए कि CH3 पॉजिटिव के साथ OH नेगेटिव लगा तो CH3OH बन गया, Cl नेगेटिव के साथ Na पॉजिटिव लगा तो NaCl बन गया। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि OH नेगेटिव इस टाइम पर न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, क्योंकि OH नेगेटिव इज अटैकिंग ऑन कार्बन। जबकि आप दूसरी रिएक्शन देखें, जब NaOH एंड इट इज HCl, अगेन अब हो गई रिएक्शन, क्या हो गई, H2O प्लस NaCl, ये रिएक्शन हो गई। तो इस केस में जो OH नेगेटिव है वो हमारा बेस की तरह काम कर रहा है। आई होप आपको जो है बेस और न्यूक्लियोफाइल में अंतर समझ में आ गया कि एक बेस जो है H पर अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बन पर अटैक करता है। एक ही स्पीसीज जो है बेस और न्यूक्लियोफाइल जो है दोनों बिहेव कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बात को, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी को समझना है। तो आप समझते जाइए आराम से। तो अभी जो है हम बात करने जा रहे हैं
न्यूक्लियोफिलिसिटी की। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट carbon is called न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब सुनिए, इसमें सबसे पहली बात दैट इज क्राइटेरिया फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो मतलब हम किस बेस पे कहें कि कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो कोई वीक है, इसके लिए। तो इसमें पहली बात तो हमें यह समझना है कि द फैक्टर्स which increases electron density on donor atom increases its न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब देखिए आप बात, मतलब यहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या है? फाइल मींस लव, तो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, मतलब न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज को स्पीसीज लव करती है उसको न्यूक्लियोफाइल बोलती है। हर एक न्यूक्लियोफाइल में एक डोनर एटम होता है। जैसे OH में, OH नेगेटिव में डोनर एटम कौन है? O नेगेटिव है। तो इसलिए वो जो O एटम है, कोई भी फैक्टर जो कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, वो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि उस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने के कारण जो है हमारा जो ऑक्सीजन है वो इजीली अटैक कर पाएगा और फास्टली अटैक कर पाएगा न्यूक्लियस पे या कार्बन पे। इज इट ओके? एनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पे अच्छे से वो तब अटैक करेगा जब जो है वो जो है खुद इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ठीक है? और द मोर पोलराइजेबल, मतलब मोर पोलराइजेबल कब होगा? मोर चार्ज, नेगेटिव चार्ज हो गया, एंड बिगर साइज। सो मोर पोलराइजेबल एटम इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ऐसा एटम जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ जो है दे देगा। इज इट ओके? इसकी बात जो है मैं डिटेल में आपको बताता जाऊंगा। ठीक है? आप पॉइंट वाइज जो है मेरी बात को समझते जाइए। अब सेकंड थिंग इज पीरियोडिसिटी इन द न्यूक्लियोफिलिसिटी। सो अब यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी decreases
along period। कैसे? जैसे CH3 नेगेटिव है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। उसके बाद जो है NH2 नेगेटिव होगा। उसके बाद जो है OH नेगेटिव होगा। उसके बाद जो है हमारा F नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जो है मूव करते हैं, वैसे जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो क्या करती है? डिक्रीज करती है। अभी आप इन बातों को जो है जस्ट मेरी बात को ध्यान से समझते रहिए, मैं खुद आपको जो है फिर आगे जो है बात बताता जाऊंगा। ठीक है, अच्छा। एंड कोई डाउट आ रहा हो आप मेरे को सीधे बोल के बता दीजिएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी increases down the group। मतलब जैसे F नेगेटिव, या मैं यहीं पे इंक्लूड कर दूं, चलो यहां पे कर देता हूं F नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड देन I नेगेटिव। तो I नेगेटिव सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि हमने कहा था बिगर साइज होना चाहिए। चार्ज तो सब पे बराबर है, तो बिगर साइज I नेगेटिव का है, दैट इज बेटर पोलराइजेबल। तो वो आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को दे सकता है, तो इसलिए दैट इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आपने सीधे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देख लेनी कि फ्लोरीन है तो फ्लोरीन जो है न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है, अच्छा, यहां पर आपने ट्रेंड देखे। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, सर फर्स्ट पॉइंट रिपीट करो। फर्स्ट पॉइंट रिपीट जो है दैट इज के अलोंग द पीरियड जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती है। रीजन बीइंग, आप देख सकते हो कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इन सब में कार्बन सबसे कम है। तो ऐसे में लोन पेयर देने की टेंडेंसी कार्बन की सबसे ज्यादा होगी, फ्लोरीन की सबसे कम होगी, क्योंकि फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो तो आसानी से जो है अपने पास इलेक्ट्रॉन को संभाल सकता है ना, लेकिन कार्बन से नहीं संभाले जाएंगे, तो इसलिए कार्बन इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा, अब सुनते जाए। अब यहां पर द थर्ड पॉइंट इज स्टेरिक फैक्टर। देखो, आप एक बात समझिए पहले, जैसे अगर मैं दो बेसिस की बात करूं, मैंने आपको एसिड और बेस काफी डिटेल में कराया है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप ये बात समझ जाइए सारे लोग, दैट इज कि ये वाला मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। इट इज टर्शरी ब्यूटोक्साइड आयन, टर्शरी ब्यूटोक्साइड आयन and it is ethoxide ion। Let it be first one, let it be second one। तो यहां पर अगर जो है हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना वो क्या है कि फर्स्ट की ज्यादा होगी सेकंड से। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप्स, तो इस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा हो जाना है, जबकि यहां पर जो है ये इतना ज्यादा नहीं होगा। तो ऐसे में जो है आप समझ सकते हो कि ये ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि आ, हमने कहा था बेसिक में जो है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑब्वियस सी बात। ठीक है,
लेकिन जहां तक न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात है, दैट इज 2 इज ग्रेटर देन 1। अब ये क्यों आया, इसका रीजन क्या है? दैट इज कि जो टर्शरी ब्यूटोक्साइड है, मतलब बेस और न्यूक्लियोफाइल में अंतर ये है कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, वो अटैकिंग स्पीसीज होता है। न्यूक्लियोफाइल शुड अटैक, base is not attacking species, acid is not attacking species, but nucleophile is nucleus loving, electrophile is electron loving। तो इसलिए ये अटैकिंग स्पीसीज है। अटैकिंग स्पीसीज जो है स्लिम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो है ये स्लिम ये है, ठीक है, ये बल्कि है, ठीक है। इट इज स्लिम, इट इज बल्कि। तो ऐसे में स्लिम वाला जीत जाता है। इज इट ओके? सो दैट मीन्स क्योंकि वो लोन पेयर पे अटैक आसानी से कर सकता है, ये नहीं कर सकता, इसलिए जो है स्लिम वाला डोमिनेट्स, ठीक है। ये आ गई स्टेरिक फैक्टर की बात। द नेक्स्ट फैक्टर इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का असर आप देखिएगा, मतलब कितना ये उल्टा सीधा काम कर देता है, आप समझिए। अगर हम, अब मैं आपको ऐसे बात बताता जाता हूं, दैट इज सॉल्वेंट के अलावा पहले मैं ऐसे जनरल एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं। जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, सुनते जाइए, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एच आई सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड देन HBr, एंड देन HCl, एंड देन HF। सही बोला कि नहीं? HI ये मैंने 11th में आपको करवा दिया है। दैट इज HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए है, सुन लीजिए फिर से, कि H और I के बीच में बॉन्ड सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है। तो सबसे लंबा है तो सबसे कमजोर होगा, तो इसलिए H और I का बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, तो H पॉजिटिव आसानी से रिलीज कर देगा HI, इसलिए HI इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। सही बात, ठीक है। अब सुनते जाइए। तो ऐसे में फिर HF के बीच का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो H पॉजिटिव आसानी से नहीं देगा, तो HF विल बी वीकेस्ट एसिड। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ये है, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी के बेस पे जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी? दैट इज F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव। F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव। इज इट ओके? ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी कहती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीकेस्ट होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है। लेकिन अब बात आती है न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखिए, अगर कोई एप्रोटिक सॉल्वेंट है, इसमें भी अब दो पार्ट्स में कर रहा हूं, इन एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे DMSO। अब इस सॉल्वेंट का जिक्र मैं कर दूंगा, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, आपको डायग्राम बता दूंगा, वो आएगा वो, ठीक है, आज के लेक्चर में आए चाहे कल के आए, कल तो आ ही जाना है अगर आज नहीं आ पाया, ठीक है। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट में जो जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर होता है। क्योंकि भाई जो लोन पेयर H पॉजिटिव को आसानी से दे सकता है, वो कार्बन को भी आसानी से दे सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है ना? लोन पेयर ही तो देने हैं। लेकिन जब हम
वाटर की बात करते हैं इन एक्वस मीडियम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। आप सुनते जाइए। ऐसे में पहले हमने एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। आपको 11th में मैंने हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है। अब हाइड्रेशन में क्या है, आप समझिए। अब बात जो है, आई नेगेटिव एक बड़ा आयन है, सुन लीजिए, और हमारा एफ नेगेटिव जो है एक छोटा आयन, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन 11th में हमने हाइड्रेशन में पढ़ा था, हाइड्रेशन क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट। क्यों अट्रैक्ट होंगे? क्योंकि HO H है ना, तो इसलिए यहां पर जो है H2O जब अट्रैक्ट होगा तो हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव हिस्सा, ये डेल्टा नेगेटिव है, तो इसलिए इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा, ठीक है। इसको हाइड्रेशन कहते हैं। लेकिन क्योंकि चार्ज तो दोनों पे बराबर है, लेकिन F नेगेटिव छोटा, I नेगेटिव बड़ा है, तो I नेगेटिव की जो, ये मैं वाटर मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूं, I नेगेटिव की जो हाइड्रेशन होगी वो कम होगी। ओनली सम लेयर्स ऑफ वाटर विल बी सराउंडिंग, ठीक है। लेकिन जहां तक F नेगेटिव की बात है, F नेगेटिव में हाइड्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाए, क्योंकि उस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। जैसे कि हमने 11th में किया था कि हाइड्रेटेड लिथियम पॉजिटिव आयन का साइज सबसे बड़ा होता है, जबकि एक्चुअल में लिथियम स्मॉलेस्ट एटम है, लेकिन हाइड्रेटेड फॉर्म में वो बिगेस्ट हो जाता है। तो इसलिए जब F नेगेटिव एक्वस फॉर्म में होगा तो उसका साइज जो है आई नेगेटिव एक्वस से बड़ा हो जाता है। और अभी मैंने आपको स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में कहा था कि जो बल्की आयन होगा वो कम बेसिक होगा, तो ऐसे में F नेगेटिव क्योंकि एक्वस की फॉर्म में है तो वो लेस बल्की है। सो बिकॉज ऑफ दैट थिंग क्या होना है, इस वजह से जो है हमारा जो F नेगेटिव है वो जो है वीक हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी? इज एवरीथिंग ओके? ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एक्वस मीडियम में जब आप डालोगे इसको, तो ऐसे में एफ नेगेटिव को बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर देंगे, क्योंकि एफ नेगेटिव का साइज छोटा है, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा हुई ना, चार्ज तो दोनों पे वन नेगेटिव है, तो चार्ज डेंसिटी क्या हुई, ठीक है, ज्यादा हुई, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम बड़ा है। तो एफ नेगेटिव को बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करके एक बड़ा आयन बना देते हैं। जैसे मैंने केज का कॉन्सेप्ट यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी तो करवाया, ठीक है। तो वैसा जो है बहुत सारे आयंस वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर देंगे, आई नेगेटिव को कम करेंगे, तो हाइड्रेटेड एफ नेगेटिव बड़े साइज का हो जाएगा। इसलिए जो है यू विल सी के ऑर्डर जो है वाटर में रिवर्स हो जाएगा। और ज्यादातर हम यही ऑर्डर पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ रिएक्शन में हमारा सॉल्वेंट जो है वो यही रहता है, वाटर, ठीक है। अब सुनिए, इसके बाद एक रिलेटिव स्टेबिलिटी इन एक्वस मीडियम, स्टेबिलिटी इन यार न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब सुने, कुछ न्यूक्लियोफाइल्स का मैं आपको एग्जांपल लेके जैसे लिस्ट दे रहा हूं, जैसे HS नेगेटिव ज्यादा,
then I negative, then OH negative, then nitride ion, and then Br negative, Cl negative, F negative, and H2. This is the general order of न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, मतलब हम मोटे मोटे तौर पे इसको याद रखें, कोई आपसे ऑर्डर नहीं पूछता है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि आज इस टॉपिक का पहला पोर्शन है तो आपको कुछ लग रहा होगा क्रैम करनी पड़ेंगी चीजें, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। एक लेक्चर हम लोग जो है न्यूक्लियोफाइल को डेडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी सुनिए आप बात, दैट इज कंपैरेटिव चार्ट। ठीक है, सुन लीजिएगा। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी and then another is basicity and next are remarks। आप इसको अपने पेज पर जो है लैंडस्केप में भी बना सकते हैं ताकि ये इनके बीच में स्पेस जो है ज्यादा हो जाए। ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टली भी आप पेज में इसको लिख सकते हैं। सो वन बाय वन हम कंपैरिजन कर रहे हैं। आप देखिए बढ़िया कंपैरिजन है बहुत। ठीक है, सबसे पहला हम लिख रहे हैं यहां पर, दैट इज ये एक्वस मीडियम की ही बात हो रही है। इसमें बेसिकली ये रिमार्क्स, आप ट्रिक समझ सकते हैं इसको। तो यहां पे आप समझ जाइए, द रिमार्क इज इफ डोनर एटम्स belongs to same period nucleophilicity and basicity orders are same। ठीक है, मतलब अगर जैसे इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यही डोनर एटम है, ये सारे सेम पीरियड से हैं, तो अगर ऐसा हो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम होगा। जैसे कि आप सेकंड वाले में भी देख सकते हैं, दैट इज यहां पर रिमार्क सेम रहेगा ऊपर जैसा, क्योंकि यहां पर भी डोनर एटम्स दे ऑल बिलोंग्स टू सेम पीरियड। इज इट ओके? द थर्ड वन,
न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, जस्ट डाउन जा रहे हैं, वाइल बेसिसिटी डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है, मतलब अगर एक ही ग्रुप से एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं तो बेसिसिटी डाउनवर्ड जो है डिक्रीज होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। ऐसे आप और एग्जांपल भी देखें, दैट इज ये, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी सेम है, ठीक है। ऐसे आप देखिए, ये ट्रेंड, अगेन द सेम एक्सप्लेनेशन, एंड देन अगर डोनर एटम सेम है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम रहेगा। और हम 11 में पढ़ चुके हैं कि आर ग्रुप जो है वो प्लस आई ग्रुप होता है, तो ऐसे में इसका बेसिसिटी का ऑर्डर, क्योंकि आर ग्रुप जो है, जैसे आर कोई भी अल्काइल ग्रुप है तो वो प्लस आई इफेक्ट के कारण डेल्टा नेगेटिव इंक्रीज करेगा, जबकि एच जो है प्लस आई भी नहीं है माइनस आई भी नहीं है, तो ऐसे में ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ओ आर नेगेटिव विल बी स्ट्रॉन्ग बेस इन कंपैरिजन टू ओ एच नेगेटिव। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने ऐसा कहा था ना कि एल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा उसको, जो है सही बात। आगे बढ़ रहे, अब सुनिए। ऐसे में नेक्स्ट थिंग दैट इज, ठीक है, सुन ले आप बात। देखो यहां पर आप देख रहे हैं कि OH नेगेटिव H2O से ज्यादा है, न्यूक्लियोफाइल भी बेस भी। NH2 नेगेटिव अमोनिया से ज्यादा है, ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल भी और बेस भी। मतलब आप समझ जाइए, देखो
आप जानते हैं OH नेगेटिव का कंजुगेट बेस, H2O का कंजुगेट बेस क्या है? OH नेगेटिव। तो आप उसको इन शॉर्ट बात समझ जाइए कि किसी भी स्पीसीज का कॉन्जुगेट बेस जो है उससे स्ट्रॉन्ग ही बेस होगा, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रॉन्ग ही होगा। यही मैंने लिखा है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ ए स्पीसीज इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर बेस और न्यूक्लियोफाइल देन इट, ठीक है। ऐसे अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस क्या है? NH2। कॉन्जुगेट एसिड क्या है? अमोनियम आयन, ठीक है। H पॉजिटिव डालोगे तो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, H पॉजिटिव निकाल दोगे तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो कॉन्जुगेट बेस जो है हमेशा स्ट्रॉन्गर बेस या स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल ही होता है, ठीक है। क्या आपको मेरी बात ये समझ में आ रही है? इतनी बात आपको मेरी समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आप बता दीजिए मुझे, इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हो, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस, ठीक है। सर 7th और 8th में रिपीट कर दो। देखिए 7th और 8th में मैंने ये कहा कि 7th वाला जो है OH नेगेटिव इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2। तो जब भी आप किसी स्पीसीज में से H पॉजिटिव निकालोगे उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। ऑब्वियसली OH नेगेटिव के पास नेगेटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OH नेगेटिव के पास वाटर से ज्यादा हो गई ना। तो ऐसे में जो है वाटर तो न्यूट्रल है, इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो ऐसे में OH नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज किस पे है? ऑक्सीजन पे है ना। तो ऑक्सीजन डोनर एटम है, तो जिसके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, हमने पहले कह दिया क्राइटेरिया फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी कि जिसके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा या एनी फैक्टर विच इंक्रीजेस द नेगेटिव चार्ज होगा, वो स्पीसीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगी। तो ऐसे में जो है हमारी ये स्पीसीज जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वाटर के कंपैरिजन में। समझ आई बात? तो बेस भी वैसे ही, ठीक है। OH नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गर बेस देन दिस। सेम चीज अप्लाई यहां पे हो रही है कि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन इज मोर, भाई इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई ना नाइट्रोजन पे। सेम ही एटम पे आप देखो, यहां पर एक ही लोन पेयर है, यहाँ पे दो लोन पेयर, यहाँ पे तीन लोन पेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उनको देने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी। तो ऐसे में जो है हमारी बेसिक मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ेगी और बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। समझते जाइए आप। मैं एक लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं, आई होप आप इसको समझ पाए, ठीक है, क्योंकि मैंने एसिड बेस बड़े प्यार से कराया था 11th में, ठीक है। अभी आप जो है समझिए, दैट इज दिस वन, इट इज RO नेगेटिव, OH नेगेटिव, phenoxide ion and RCOO नेगेटिव। मैं बता रहा हूं, और सेम ही ऑर्डर जो है इसका भी होगा। सेम ऑर्डर जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी यही, बेसिक स्ट्रेंथ का भी यही, ठीक है। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है, अभी सुन लीजिए, वो यही होगी, इफ डोनर एटम इज सेम, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिक ऑर्डर इज सेम। लेकिन सबसे पहले कई लोगों को तो ये ही नहीं समझ आया होगा कि आखिर ये ऑर्डर आया कैसे। मैं एक बार जो है इस बात को रिपीट कर दे रहा हूं कि ये ऑर्डर किस तरह से आया। 11th में मैं करवा चुका हूं, ठीक है, लेकिन आई डोंट एक्सपेक्ट, क्योंकि 12th में हम स्टार्ट कर रहे हैं, कई लोग 11th अच्छे तरीके से करते हैं, कुछ नहीं करते ढंग से जो है। तो इसलिए मैं क्लियरली इस बात को जो है आपको बताता जा रहा हूं, ठीक है। आप देखें यहां पर कि यहां पर जो है देयर इज वन थिंग कॉल्ड अल्कोहल, ठीक है। एक है अल्कोहल, दूसरा है वाटर, तीसरा है फिनोल, और चौथा है एल्कोक्साइड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चार की हमने बात, इनके एसिड लिए मैंने पहले, ठीक है, सुनते जाइए आप। अब ऐसे में जब ये H पॉजिटिव देगा तो क्या होगा?
वी विल गेट एल्कोक्साइड आयन, इसको बोलते हैं हम एल्कोक्साइड आयन। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। और साथ में फिनोल से बनेगा फिनोक्साइड आयन, और कार्बोक्सिलिक एसिड से बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन। अब सुनिए आप बात, देखो सबसे पहले हमने ये देखना कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कैसे निकालें। इनमें से पहले इन दो में कंपैरिजन कर लेते हैं। इन दो में आप देखें, इनमें से जस्ट एक मिनट में मार्कर यूज कर लूं अगर आपको दिखे, दैट इज इनमें से जो है आर बीइंग प्लस आई ग्रुप, ये ऑक्सीजन पे प्लस आई के कारण और ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। क्या आपको दिख रहा है डिस्प्ले में? ठीक है, दिख रहा है जी। ठीक है, तो ऐसे में ये आपको जो है नेगेटिव चार्ज जो है ज्यादा होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया ना OH नेगेटिव। OH नेगेटिव में H तो दे ही नहीं रहा ना ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस और नो? से यस और नो? तो ऐसे में ये जो है R जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन को दे रहा है, तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन पे जो है नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और H नहीं देता है, तो ऐसे में जो है ये ज्यादा, फिर ये कम। एंड देन फिनोक्साइड में क्या है, देखो फिनोक्साइड में हमने 11th में किया था कि जो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है दैट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द फिनाइल रिंग। तो ये तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाने वाला फैक्टर हुआ ना, कि फिनाइल रिंग पे जो है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा वो तो उसको कम बेसिक बनाएगा ना। तो इसलिए फिनोक्साइड तीसरे नंबर पे आया, पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये सबसे लास्ट में क्यों आया? क्योंकि अगर आप इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे नजर डालें तो वो कुछ ऐसी होगी, लोन पेयर का डबल बॉन्ड का लोन पेयर, यू विल गेट RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड O। तो ऐसे में जो है यू विल सी कि इसमें जो नेगेटिव चार्ज है दूसरी स्ट्रक्चर में भी, दैट इज कमिंग ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसमें क्या था, नेगेटिव चार्ज किस पे आता? कार्बन पे आता। जैसे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसकी, फिनोल की पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं फिनोक्साइड आयन की, तो किस पे आएगा नेगेटिव चार्ज? आप देखें नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पे। तो वो उतना कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था नेगेटिव चार्ज शुड कम ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो ऐसे में जो है नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे एटम पे आए, ठीक है, वो इसमें है। तो इसलिए इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ये ऑक्सीजन बहुत आसानी से छीन लेगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबल है, तो इससे छीनने वाली ये ऑक्सीजन है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि यहां छीनने वाला कार्बन है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मतलब इस ऑक्सीजन से कम छीना जाएगा, इस ऑक्सीजन से ज्यादा छीना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में जो है इसके पास डेंसिटी कम होगी, तो ये सबसे कम बेसिक हो जाएगा। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट ये सबसे ज्यादा, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी सेम ऑर्डर रहेगा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक बात जो है समझ में आई। अगर आपको आज के लेक्चर में कुछ पूछना है यू कैन आस्क मी। ठीक है, और हो सकता है, मुझे बहुत मतलब ये लगता है, ऑब्वियस लगता है कि कई लोगों को जो कि ऑर्गेनिक शायद 11th में मेरे से ना पढ़े हों, उनको प्रॉब्लम भी आ रही है। ठीक है, आप लेक्चर को दोबारा रिवाइज करें, और अगर आपके कोई डाउट्स हों तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है लिख के भेज सकते हैं, आई विल रिवर्ट यू। ठीक है, मैं उसका सोल्यूशन जो है आपको एक्सप्लेनेशन दे के जो है
ठीक है, यू विल गेट दैट. इज इट ओके? एनीथिंग एल्स? ठीक है, सो वी आर जस्ट गोइंग टू ओवर द क्लास. ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि अभी हमने जो है 12th वाली ऑर्गेनिक आज स्टार्ट कर ली, हमने न्यूक्लियोफाइल्स जो पढ़ लिया. ओके, गुड नाइट, बाय बाय.